हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में एक ऐसा प्रश्न पत्र को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। तो इस क्लास में हम लोग जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ का एक पूरे पेपर का हल बिल्कुल आसान भाषा में देखने वाले हैं। तो साथियों, यदि आज की इस क्लास में आप पूरे 50 क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो समझिए इस क्लास से आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन छप सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से एमटीएस हवलदार के पेपर में पूछे आ रहे हैं तो हुबहू ऐसे ही प्रश्नों का पेपर आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और अपनी तैयारी हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे हैं। जिस लेवल के सवाल बार बार पूछे आते हैं वही प्रश्न हम लगातार क्लासों में कर रहे हैं। डेली क्लास एक तो सुबह 8:30 बजे हो रही है और शाम 7:30 बजे हो रही है। तो साथियों, आज 15 जनवरी हो चुका है, आपका पेपर 4 फरवरी से शुरू हो रहा है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो केवल 18 दिनों का समय हमारे पास बाकी है। तो इन्हीं 18 दिनों में हमें पूरे जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ के पूरे सवालों को कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, हर एक टाइप का क्वेश्चन तैयार करना है। तो इसलिए हम लगातार आज इसे एक और क्लास बढ़ा रहे हैं, जो कि 3 क्लास अब यहाँ से होगी। पूरे क्वेश्चनों को हमें तैयार करना है पेपर से पहले। तो साथियों, जैसा कि एमटीएस हवलदार का पेपर केवल 90 मिनट में समाप्त हो जाता है, इन्हीं 90 मिनट में आप सभी को 25 क्वेश्चन जीके मिलते हैं हल करने के लिए, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के मिलते हैं और 20 क्वेश्चन रीजनिंग कराते हैं और 20 क्वेश्चन आपका मैथ कराता है। 90 क्वेश्चन मिलते हैं, जो कि 90 मिनट का टाइम भी रहता है। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहता है, लेकिन रीजनिंग और मैथ में माइनस मार्किंग नहीं रहता, लेकिन जीके, इंग्लिश में आपका 1 नंबर का माइनस मार्किंग होता है। तो इस तरह से एमटीएस हवलदार का पेपर होता है। तो सेम टू सेम जैसे आपके पेपर में सवाल पूछे आते हैं वैसे ही प्रश्नों का पेपर आज के इस क्लास में हम लोग आसान भाषा में देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आपको क्या करना है कि सभी क्वेश्चनों का जवाब खुद से करना है। यदि आपने एमटीएस हवलदार एग्जाम 2026 के लिए इस क्लास में एंट्री किए हैं, यदि आपने पहला क्वेश्चन को हल किया तो लास्ट के आपको 50 क्वेश्चन हल करना है। इससे क्या होगा कि जब आप अपने कंप्यूटर में बैठेंगे तो आपसे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आपकी आदत बनी रहेगी कि हमें पूरे एक से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक जाना ही जाना है, चाहे हमसे गलत हो चाहे सही हो, लेकिन आपको पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, देखना एक नज़र में जरूर है। ओके, तो चलिए भाई इस क्लास को भी देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन से लेकर लास्ट हम लोग 50 क्वेश्चन तक जाने वाले हैं। ठीक है, देखिए आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? तो महमूद लोदी को हराया था। पहले का सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को। नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को। एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के खिलाफ लिखा गया है? तो साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के खिलाफ लिखा गया है? तो ये अनुच्छेद 23 में लिखा गया है और अनुच्छेद 24 में लिखा गया है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। किस विटामिन का उपयोग सामान्य सर्दी के इलाज के लिए किया जाता है? तो साथियों, किस विटामिन का उपयोग सामान्य सर्दी के इलाज के लिए किया जाता है बताइए? तो विटामिन सी का। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथियों, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 है, जो कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या बनेगा? विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है हर साल, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो साथियों, 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो वो सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश की है। सी ऑप्शन राइट आंसर है।
अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। तो साथियों आगे बढ़ने से पहले जो एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 में जिस सब्जेक्ट से आपका सिलेक्शन होने वाला है उसके लिए हमने पूरे 1000 क्वेश्चन को तैयार किया है और इसको आपको अपने पेपर में बैठने से पहले तैयार भी करना है। पेपर में छपने वाला प्रश्न होगा, यदि आपने इस पूरे 40 टेस्ट को लगा लिया तो समझिए आपका एमटीएस हवलदार एग्जाम 2026 पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। लगभग आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जीके जीएस करंट अफेयर के आपको पूरे 20 टेस्ट मिलेंगे, डेली आपको टेस्ट लगाना है। इंग्लिश के पूरे 20 टेस्ट मिलेंगे। तो इस टेस्ट में पूरे 1000 क्वेश्चन मिलेंगे आप सभी को। 500 क्वेश्चन आपका जीके जीएस करंट अफेयर का प्लस एसएससी के नए पैटर्न को देखते हुए ये टेस्ट तैयार किया गया है। इंग्लिश में पूरे 20 टेस्ट रहेंगे, यानी 500 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। तो साथियों ये टेस्ट मात्र आपके लिए हमने 50 रुपीज़ का कर दिया भाई। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है और आपको अपने पेपर में बैठने से पहले इस नंबर मैसेज करके ये टेस्ट अपने पास मंगाना है। मेरा मानना है कि यदि आपने पूरे क्वेश्चन को एक नज़र में देख लिया और तैयार कर लिया तो समझिए आपका पूरा पेपर अच्छी तरीके से निकल जाने वाला है। तो इसलिए भाई पेपर में बैठने से पहले इस टेस्ट को एक बार पढ़िए, क्वेश्चनों का लेवल चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारतीय सिविल सेवा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो साथियों भारतीय सिविल सेवा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये 1861 में लागू किया गया। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। बेसबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बेसबॉल में एक टीम में टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 प्लेयर होते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को। कारबिलान कप किस खेल से संबंधित है? तो साथियों कारबिलान कप किस खेल से संबंधित है? तो यह टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को। स्वतंत्र भारत की टीम के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो साथियों स्वतंत्र भारत की टीम के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? कल के क्लास में ये सवाल हमने कराया था। तो बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा भाई। इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में आप सभी दोस्त बताएंगे। बताइए स्वतंत्र भारत की टीम के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? ये सवाल कल या परसों वाले क्लास में हमने कराया था बहुत ही अच्छी तरीके से, सभी को बताना है भाई। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को। उड़ीसा के कौन से शास्त्रीय नर्तक पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले व्यक्ति थे? उड़ीसा के कौन से शास्त्रीय नर्तक थे जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो उनका नाम क्या था? केलुचरण महापात्र थे। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को। कौन सा तलवार नृत्य कुमाऊनी जनजाति की युद्ध कला परंपरा को चित्रित करता है? तो साथियों कौन सा तलवार नृत्य कुमाऊनी जनजाति की युद्ध कला परंपरा को चित्रित करता है? तो छोलिया नृत्य है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है? तो इनमें से कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है? बताइए। तो नाथुला दर्रा ये आपका सिक्किम में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 को। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह? तो साथियों इनमें से हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल बंदरगाह जो कि हड़प्पा का बंदरगाह है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 को। अटल पेंशन योजना में कितने वर्ग की आयु निर्धारित है? तो साथियों अटल पेंशन योजना में कितने वर्ग की आयु निर्धारित किया गया है? कितने वर्ष से लेकर कितने वर्ष की आयु निर्धारित है अटल पेंशन योजना में? तो 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो कि विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है? जैसे इजराइल देश है, गुयाना देश भी है, नॉर्वे देश शामिल है, लेकिन ईरान जो है ना ये विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को। भारतीय तारा भौतिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय तारा भौतिकी संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो ये बेंगलुरु में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या बनेगा? भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताइए। तो ये गुलमर्ग में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 22। मुरुदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो साथियों बताइए कि मुरुदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 को। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है?
इनमें से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो भाई साबरमती नदी है जो कि पश्चिम की ओर बहती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। इसको याद रखिए, पेपर में सवाल पूछ देता है कि भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, मड़ई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों मड़ई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? हल करिए। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है मड़ई त्योहार। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 को। विष्णु राभा पुरस्कार 2019 प्रसिद्ध नृत्य प्रतिपादक कुमारी लैट जोनम ई बाम्बी शोक देवी को दिया गया था। तो बताइए दोस्त किसके लिए दिया गया था विष्णु राभा पुरस्कार 2019? प्रसिद्ध नृत्य प्रतिपादक कुमारी लैट जोनम ईबाम्बिक शोक देवी को दिया गया था। तो किसके लिए दिया गया था? तो मणिपुरी के लिए। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल कॉल करिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 26 को। संग्राई नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? संग्राई नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ये त्रिपुरा राज्य से संबंधित है संग्राई नृत्य शैली। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 को। कौन विख्यात भारतीय कर्नाटक गायक और पहले कलाकार थे जो भारत रत्न और रमन मैग्सेसे पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाले थे? तो साथियों कौन विख्यात भारतीय कर्नाटक गायक थे और पहले कलाकार भी थे जो भारत रत्न और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाले थे? उनका नाम क्या था भाई? तो MS सुब्बुलक्ष्मी थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? चंदौली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 को। भवानी सागर बांध या लोअर भवानी बांध किस राज्य में स्थित है? भवानी सागर बांध या लोअर भवानी बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30। लोमस ऋषि गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? तो साथियों जो लोमस ऋषि गुफा है ये किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये बराबर हिल्स पहाड़ी पर स्थित है लोमस ऋषि गुफा। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 को। मेनामती जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? जो मेनामती जलप्रपात है ये किस राज्य में आता है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 32। तो यहां से दोस्त इंग्लिश के क्वेश्चन को हल करेंगे हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से। जैसे देखिए आइडेंटिफाई द एंटोनिम पेयर, यानी आप सभी को एंटोनिम पेयर बताना है यानी विलोम शब्द बताना है। यानी जैसे इनकरेज का क्या सपोर्ट विलोम शब्द होगा, इस तरह से आपको बताना है। बताइएगा आप लोग। जैसे इनकरेज मतलब क्या होता है? प्रोत्साहन करना होता है, समर्थन करना होता है। तो सपोर्ट क्या होता है? इनकरेज का जो सपोर्ट होगा ना ये सिनोनिम्स होगा भाई, ये एंटोनिम्स नहीं है। उसके बाद देखिए इन्फ्लुएंस एंड मोटिवेट। इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है? प्रभावित करना, प्रेरित करना। ये भी आपका एक तरह का सिनोनिम्स है, एंटोनिम एक दूसरे का है नहीं। उसके बाद कॉन्वेनियंस एंड परसुएड, इसका मतलब कि समझाना और राजी करना। यानी भाई ये भी एक तरह का क्या है? सिनोनिम्स यानी समानार्थी शब्द है। जैसे डिसुएड एंड इनकरेज। जैसे डिसुएड का मतलब होता है कि हटाएं, तो और उसके बाद इनकरेज का मतलब क्या है कि प्रोत्साहित करना। तो ये क्या है? एंटोनिम पेयर है। तो इस सवाल का डी ऑप्शन जो बनेगा राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर दीजिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। द स्टूडेंट डिमॉन्स्ट्रेटेड देयर एक्साइटमेंट बाय वॉलंटियरिंग फॉर कम्युनिटी सर्विस। तो आप सभी को बताना है एक्साइटमेंट का सिनोनिम्स बताना है। एक्साइटमेंट का मतलब क्या होता है भाई? उत्तेजन होता है, उत्तेजन होता है ना भाई एक्साइटमेंट का। तो आप सभी को इसका पर्यायवाची शब्द बताना है। क्या होगा? जैसे एंजाइटी का मतलब क्या होता है भाई? चिंता होता है। एंजाइटी का मतलब चिंता। इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है? अज्ञानता होता है। या आप उसे अज्ञान कर रहे हैं भाई, उसको इग्नोर कर रहे हैं भाई, इग्नोर कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे भाई? अज्ञानता बोलेंगे। उसके बाद आपका फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र होता है, आज़ादी होता है। चेक करते रहेगा। जैसे एक्साइटमेंट का मतलब होता है उत्तेजना, तो इसका बिल्कुल समानार्थी शब्द बताना है तो इंथुजियाज्म हो जाएगा। इंथुजियाज्म मतलब क्या होता है? उत्साह होता है। जैसे हम किसी चीज के लिए उत्साहित करते हैं तो क्या बनेगा इस सवाल का राइट आंसर? डी। एक्साइटमेंट का क्या होगा? सिनोनिम्स इंथुजियाज्म हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके,
चलिए अगला सवाल कॉल करिए भाई, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए। सिलेक्ट द ऑप्शन विथ द करेक्ट स्पेलिंग टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। पॉल्यूटेड एयर कैन बी डेंजरस, तो आप सभी को डेंजरस का राइट स्पेलिंग बताना है, बताइए। जैसे पॉल्यूटेड एयर कैन बी डेंजरस इवन इफ द पॉल्यूटेंट आर इनविजिबल, यानी जो प्रदूषित वायु है खतरनाक हो सकती है, भले ही प्रदूषक अदृश्य होते हैं लेकिन भाई ये खतरनाक होती है। डेंजरस के स्पेलिंग क्या होता है? DANGEROUS होता है डेंजरस, जो कि डी ऑप्शन डेंजरस का राइट स्पेलिंग देख रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ओके, तो साथियों आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लेकिन डाउट अगर आप नहीं चलेंगे, पूरा क्लास आपको देखना है भाई, 1 से लेकर लास्ट 50 तक क्वेश्चन जाना है, ठीक है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज, यानी ईडियम फ्रेज आप बताइए। लुक इनटू माय पास्ट, इसका मतलब क्या होता है भाई? लुक इनटू माय पास्ट मतलब क्या हो भाई? सभी बताएंगे। जैसे आई शुड लुक इनटू माय पास्ट एंड डिसाइड व्हाट द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी, यानी जैसे कि अतीत की समीक्षा करना। जैसे कि भाई प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है भाई? जो भविष्य देखते, यानी भविष्य देखना, भविष्य देखना उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रोस्पेक्ट बोलते हैं, ठीक है। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है भाई? जो आत्म विश्लेषण करता है। क्या होता है भाई? आत्म विश्लेषण मतलब कि इंट्रोस्पेक्ट। डिरिस्पेक्ट मतलब कि जो अवमानना करता है, जो रिस्पेक्ट नहीं करता है। लेकिन लुक इनटू माय पास्ट का क्या होगा? रिट्रोस्पेक्ट मतलब भाई कि अतीत की समीक्षा करना, जो अतीत में बीत चुका है ना उसका समीक्षा करना, यानी डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर बनेगा। ओके, जैसे कि सेंटेंस आप पढ़िएगा, आई शुड लुक इनटू माय पास्ट एंड डिसाइड व्हाट द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी, यानी मुझे अपने अतीत पर गौर करना चाहिए और तय करना चाहिए कि अगला कदम क्या होना चाहिए हमारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। टीमिड का एंटोनिम बताइए, यानी विलोम शब्द बताइए। टीमिड का मतलब क्या होता है? डरपोक होता है। टीमिड का मतलब होता है क्या? डरपोक होता है। और आप बोल सकते हैं जो शर्मीला भी होता है, शर्मीला होता है। तो इसका उल्टा क्या होगा? ऑप्रेस का मतलब क्या होता है भाई? दमन होता है। ऑप्रेस का मतलब होता है दमन। बोल्ड का मतलब क्या होता है? निडर होता है, साहसी होता है। जो बोल्ड क्या होता है भाई? साहसी होता है या निडर, यानी जो डरपोक रहेगा उसका उल्टा क्या होगा? बोल्ड होगा। यानी इस सॉल का टीमिड का जो एंटोनिम होगा वो बोल्ड हो जाएगा। मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल विनम्र होता है, ठीक है। उसके बाद हम्बल मतलब जो कि विनम्र, इसको भी बोलते हैं। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो रहे हैं। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 37 को। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। लुक्ड ब्लू इन द फेस, मुहावरा बताना है केवल अंडरलाइन वर्ड का। लुक्ड ब्लू इन द फेस इसका मतलब थका हुआ, बहुत मेहनत या तनाव से बीमार लगना। इसको क्या बोलेंगे? हैप्पी बोलेंगे? बिल्कुल नहीं भाई। सैड नहीं बोल सकते भाई। एग्जॉस्टेड बोल सकते, जो थका हुआ। एग्जॉस्टेड मतलब क्या होता है? थका हुआ। तो सी ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो रहे हैं। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए भाई क्वेश्चन नंबर 38 को। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। अ पर्सन हु अब्सटेन फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक, मतलब इसके लिए एक शब्द बताइए। अ पर्सन हु अब्सटेन्स फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक, यानी भाई ऐसा व्यक्ति जो किसी भी प्रकार के मादक पेय से दूर रहता है, यानी आप ड्रिंक से दूर रहते हैं, अल्कोहलिक चीज़ों से आप दूर रहते हैं, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? टर्मैग्नेंट बोलेंगे। टर्मैग्नेंट का मतलब क्या होता है भाई? जो लड़ाका होता है, ये होगा नहीं भाई। वेटरन का मतलब क्या होता है? जो अनुभवी होता है भाई। वेटरन का मतलब क्या होता है? जो अनुभवी होता है, ठीक है। टीओटॉलर का मतलब क्या होता है भाई? वह व्यक्ति होता है जो शराब या नशे की किसी भी चीज से परहेज करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? टीटोटैलर बोलते हैं। ध्यान रखिएगा भाई, जो व्यक्ति किसी भी चीज का जो नशा होता है उससे दूर रहता है, परहेज करता है, तो उससे हम क्या बोलते हैं? टीटोटैलर बोलते हैं, ठीक है। और सैमेरिशियन का मतलब क्या होता है भाई? बताइएगा आप लोग। जो सामसी होता है, या बोल सकते हैं साहसी भी जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो सी ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो रहे हैं। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। एक्सक्यूट का पर्यायवाची शब्द बताइए। एक्सक्यूट का मतलब क्या होता है? क्रियान्वित होता है। क्या होता है भाई? क्रियान्वित होता है। क्रियान्वित कैसे लिखा जाता है भाई? क्रियान्वित।
ठीक है, क्रियान्वित करना, एक्सिक्यूट का मतलब क्रियान्वित करना या पूरा करना, ठीक है, पूरा करना। तो बताइए इसका समानार्थी शब्द क्या बनेगा भाई। जैसे एनालाइज मतलब क्या होता है, विश्लेषण करना होता है। एकम्प्लिश का मतलब क्या होता है, पूरा करना। तो यही आपका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस सवाल का। यानी एक्सिक्यूट का जो सिनोनिम्स होगा वो एकम्प्लिश होगा, ठीक है। याद रखिए, अनाउंस मतलब घोषणा करना होता है। अबैंडन का मतलब क्या होता है, त्यागना, किसी चीज़ का त्यागना यानी अबैंडोनेड होता है। तो इस सवाल का भाई ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर हो रहा है। एकम्प्लिश एक्सिक्यूट का जो सिनोनिम्स होगा वो आपका अनाउंस हो जाएगा, सॉरी एकम्प्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 को। देखिए, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक्सप्रेस स्पेलिंग ठीक है भाई, एक्सेस ठीक है, अरेस्ट का स्पेलिंग क्या होता है भाई, गिरफ्तार का ARREST होता है भाई। लेकिन यहाँ पे देखिए ARESS दिया है, डबल एस नहीं रहता भाई। हरासमेंट ठीक है, तो इस सवाल का सी ऑप्शन अरेस्ट का स्पेलिंग गलत दिया था। सही क्या है भाई, ARREST होता है। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 41 को। देखिए हल करिए। 3 वर्षों के लिए 7% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 3500 पर साधारण ब्याज कितना होगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को याद होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100 होता है। प्रिंसिपल कितना होता है, सबसे अधिक नंबर में होता है, यानी 35 हो जाएगा। रेट हमेशा परसेंटेज में यानी 7 है। टाइम आपका 3 दिया है तो बटे में 100, इसको हल कर दीजिए, गुणा भाग करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 35 गुणे 3 कितना होता है, 35 दूना 70, तिया आपका 105 होता है, यानी 105 गुणा 7 कितना होगा, 105 गुणा 7 यानी 7 पच्चे 35 का 5 3 3 7 1 यानी 735 हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन। यानी 3 वर्षों के लिए 7% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर जो उधार ली गई राशि 3500 पर सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, वो 735 पर निकलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए भाई क्वेश्चन नंबर 42 को। 512 और 296 का महत्तम समावर्तक कितना होगा, हल करिए भाई। 512 और 296 का महत्तम समावर्तक यानी HCF आप सभी से पूछा है 512 और 296 का। तो साथ ही आप कैसे सवालों को हल करते हैं, HCF आता है तो ऑप्शन उठाइए ना। देखिए कौन ऐसी संख्या जो कि दोनों संख्या को पूरी तरीके से विभाजित करा। पहला ऑप्शन देखिए 512, 8 का भाग यानी 8 का क्यूबा होता है, यानी 8 का पूरी तरीके से भाग चला जाएगा। उसी प्रकार 8 का भाग 296 जाएगा पूरी तरह। देखते भाई 8 3 का 24, 8 से 56 यानी 37 बार, यानी ये भी 8 दोनों संख्या को पूरी तरीके से विभाजित कर रहे हैं। 4 भी कर सकता है भाई, 4 भी पूरी तरीके से भाग देगा, 296 देगा। 37 नहीं करेगा भाई, 32 भी नहीं करेगा। तो देखिए हमने आपको क्या बताया, वो संख्या लीजिए जो दोनों को पूरी तरीके से विभाजित करे और बड़ी संख्या ले। जैसे इसमें 8 भी इन दोनों संख्या को काट रहा है और 4 भी काट रहा है, तो कौन बड़ी संख्या, 8 बड़ी संख्या, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो जो बड़ी संख्या रहेगी वही आंसर होगा आपका, ठीक है। लेकिन पूरी तरीके से काटना चाहिए भाई, पॉइंट में नहीं आंसर आना चाहिए, पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 43 को। एक दुकानदार सामान को उसी मूल्य दर पर बेचता है जिस पर उसने खरीदा था, लेकिन वह ग्राहक को 20% कम मात्रा देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। यानी आप एक दुकानदार हैं, आप कोई सामान 100 रुपये खरीद रहे हैं लेकिन आप 20% कम दे रहे हैं, यानी आप 80 रुपये दे रहे हैं सामान भाई, ठीक है। 80 रुपये के सामान पे आप दे रहे हैं कि नहीं भाई। यदि आपने कोई सामान, मान लीजिए कि कोई सामान आप 100 रुपया खरीद रहे हैं, ठीक है, और आप उसे केवल 20% कम मात्रा में दे रहे हैं, यानी अब उसे सामान आप कितने देंगे, 80 रुपये हम देंगे। तो आप कैसे निकालेंगे, यानी यहाँ से भाई 80 रुपये में आप सामान दे रहे हैं, यानी 100 में से आप 80 का सामान दे रहे हैं, यानी 20 हो जाएगा। 20/80 गुणे 100 हो जाएगा। 20 से कम 20, 20 से का 80, 4 कम 4, 25 से का प्रतिशत, यानी 25% लाभ ज्ञात करें, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, 25% होगा, जो कि पहला ऑप्शन इस सॉल्व राइट आंसर हो जाएंगे। भाई सोचिए ना कि आप कोई सामान 100 रुपये खरीद रहे हैं और आप उसे 20% की मात्रा में कम दे रहे हैं, यानी 80 रुपये का सामान दे रहे हैं, ठीक है, यही दे रहे हैं। तो भाई 100 में से जब हम 80 को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितने में दे रहे हैं भाई, 80 में कम दे रहे हैं, तो 80 में सामान दे रहे हैं, तो 20/80 गुणे 100 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 चौका 8, 4 1 कम 4, 25 चौका 100, यानी उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा भाई, 25% होगा, जो कि पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, किसी प्रकार का डाउट। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 44 को।
एक दुकानदार है 25% छूट देता है और 20% लाभ प्राप्त करता है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? सिंपल से सवाल बताइए। ये सवाल आपके लिए होमवर्क है भाई। इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट बताइए। इससे आसान सवाल नहीं हो सकता है, प्लस आपके पेपर में 2 सवाल यही सेम टू सेम आएगा। इसे आप तैयार किए। इससे जब आपको नहीं आएगा ना, जब आप इसे सर्च करेंगे तो आपको कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे इससे रिलेटेड। तो इस सवाल को आप हल करिए, खुद से हल करिए, अभी तुरंत हल करिए, ट्राई लग करिए कि आप सभी से हो रहे हैं या नहीं। अगला सवाल को देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या बनेगा? यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को भी आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? तो साथियों यहाँ पे समीकरण दिया है, प्लस माइनस को बदलना है, गुणा भाग को बदलना है इस समीकरण में। उसके बाद बॉडमस स्कीम लगा के हल करना है। तो चलिए भाई, पहले हम लोग समीकरण को तैयार कर लेते हैं। 22 गुणा है, यानी गुणा की जगह भाग रखना है। 11 प्लस है तो माइनस रख दीजिए, 13 माइनस है तो प्लस रख दीजिए, 12 बाद देखिए भाग है तो गुणा में बदल दीजिए। समीकरण तैयार है, इसमें बॉडमस स्कीम लगा दीजिए। 11 का भाग 22 में देंगे तो 2 बार में, माइनस 13 प्लस 12 का गुणा 2 में करेंगे 24 आ जाएगा। ये प्लस 24 में, ये प्लस 2 में, यानी 26 माइनस 13 कितना आएगा भाई? 13 ही आंसर आएगा। यानी सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए। मेज का रिलेशन क्यू ई डी आई है, वाई एम एल क्यू का रिलेशन सी क्यू पी यू है, ओ सी बी जी का रिलेशन क्या बनेगा? हल करिए भाई। देखिए एम ए जेड ई, इसका कोड क्यू ई डी आई क्या है? तो हर एक अक्षर का कोड करते। एम 13, ए 1 होता है, जेड 26 होता है, ई 5 होता है, क्यू 17 होता है, ई 5 होता है, डी 4 होता है, आई 9 होता है। देखिए 5 से 4 प्लस 9, 26 में 4 जोड़िए 30 हो जाएगा। 30 पे कौन आता है? डी आता है। आप जानते हैं ना कि ए से लेकर जेड तक 26 होता है। जैसे 27 पे हम बढ़ते हैं ए आता है, यानी 27 से 28 पे बी, 29 पे सी, 30 पे डी। और यहाँ पे देखिए 1 में 4 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 13 में 4 जोड़ेंगे 17, यानी लॉजिक इसमें तो भाई प्लस 4 का लगा है। तो सेम जो पूछा इसमें लॉजिक लगा देते हैं प्लस 4 का। ओ सी बी जी में प्लस 4 लगाइए, सभी में प्लस 4 करना है भाई, यही था ना भाई। देखिए ओ होता 15, सी होता 3, बी होता 2, जी होता 7, 15 4 19, 19 पे यस आता है, 4 3 7, 7 पे अक्षर जी आता है, 4 2 6 यफ आता है, 7 4 11 के आता है, यस जी यफ के, यस जी यफ के जो कि बी ऑप्शन, यानी 46 का इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो रहे हैं। यहां तक आप सभी को किसी प्रकार का डाउट? तो चलिए भाई, एक सवाल का राइट आंसर आप बताइए कि स्टॉप का क्या कोड होगा? प्लस 4 का लॉजिक से कमेंट सेक्शन में बताइए सवाल का राइट आंसर। अगला सवाल कॉल करिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 47 को हल करिए। देखिए एक निश्चित कोड भाषा में बीम को 57 91 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और मिंट को 24 67 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। दी गई कोड भाषा में यम के लिए कोड क्या होगा? तो साथियों इसमें यम का कोड पूछा है। सबसे पहले सिंगल पूछता तो हम कॉमन चेक कर लेते हैं। देखिए बीम में यम है भाई और मिंट में यम है, यानी कि यम यम तो दोनों में कॉमन है। इसका मतलब कि इनके दोनों कोड में भी कोई ना कोई नंबर कॉमन मिल जाएगा। जिस तरह से यम कॉमन मिला था तो इनके दोनों कोड में भी कोई ना कोई नंबर कॉमन दिखाई दे रहा होगा। 7 देखिए इसमें भी है, 7 इसमें भी है, तो इसी प्रकार यम का कोड क्या होगा? 7 हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। यहां तक किसी प्रकार का आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल कॉल करिए भाई, क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या बनेगा? हल करिए। देखिए उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं आपस में उसी प्रकार सम्मिलित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या आपस में संबंधित है। यहाँ पे 2 आपको बॉक्स दे रखा है, ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करना होता है। कैसे आप सॉल्व करेंगे? पहले आपको बॉक्स का रिलेशन चेक पता करना है, चेक करना है कि किससे बना होगा ये। देखिए दोस्त मेरे, पहला आपका बॉक्स में दिया है 25 8 400, इसको आपको ए मान लेना है, इसको बी मान लेना है, इसको सी मान लेना है। अब आपको यही सी वाला आंसर लाना होता है ए और बी का मदद लेकर, यानी ए बी में आपको पहले प्लस करना है, माइनस करना है, गुणा करना है, भाग करना है, उसका तो हल करना है। सबसे पहले हम ए और बी का इस्तेमाल करेंगे, यानी 25 और 8 का इस्तेमाल करके। जैसे दोस्त मेरे ये देखिए 400, यानी ये प्लस करने से तो आंसर नहीं मिल सकता। यदि हम इनको जोड़ेंगे 25 8 करेंगे तो 33 आएगा। 33 से आपको 400 बनाना है, तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, यानी प्लस का मेथड नहीं लगेगा, माइनस का भी नहीं लगेगा, तो इसमें गुणा का लग सकता है। यदि हम 25 में 8 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई? 200। अब देखिए 200 से आपको 400 बनाना है, तो 200 में यदि हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 400 बन जाएगा। क्यों भाई? उसी प्रकार देखिए 12 34 336 दिया है। अब यहां देखिए 12 34 336
पहले आप लोग 12 34 का मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा भाई? 12 34 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 आएगा। 168 दुना देखिए 336 आता है भाई आपका। 2 8 16 6, 1 2 6 12 13 3, 2 1 2 3। यानी लॉजिक इसमें क्या लग रहा है भाई? ए इंटू बी, यानी पहले ए इंटू बी किया हमने, फिर इसमें इंटू 2 कर दिया, तो हमारा सी आंसर आया ना, इस लॉजिक पे आया है। यानी ए इंटू बी इंटू 2 बराबर सी हमें आंसर लाना था। यही लॉजिक चेक करना है ऑप्शन में। चेक करिए भाई, देखिए 1908 152, 152 दुना तो आपका समथिंग कितना होगा भाई? 300 आपका 4 होगा, लेकिन यहाँ पे 152 है, ये नहीं होगा। 17 गुणे 11 करिए, 17 में 170, 17 187, 187 दुना देखिए तो 189 दिया, यानी ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखिए 16 दुना 32, ये हो सकता है भाई, क्यों? देखिए 672 दिया है, 16 21 672। पहले 16 का गुणा 21 में किया जाए, 16 कम 16 के 6, एक कैरी, 16 दुना 32 एक 33, 336 दुना कितना होगा भाई? 672 होगा। देखिए ऑप्शन सी मिल गया कि नहीं? सेम लॉजिक, ए इंटू बी किया, फिर उससे दोगुना कर दिया, तो सी आंसर हमारा प्राप्त हो गया, जो कि सी ऑप्शन से हमारा राइट आंसर हो रहा है। ओके, सभी को समझ में आया? चलिए भाई अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या बनेगा? देखिए, एक निश्चित गुण भाषा में बार्क्स अ लॉट को QWERUL के रूप में लिखा जाता है। द डॉग बार्क्स को OPJIER के रूप में लिखा जाता है। तो उस भाषा में बार्क्स को कैसे लिखा जाएगा? तो साथियों इसमें BARKS बार्क्स का कोड पूछा, तो कॉमन चेक करिए ना। देखिए बार्क्स इसमें भी है, बार्क इसमें भी है, यानी बार्क कॉमन है, तो इसका मतलब कि इनके दोनों कोड में भी कोई ना कोई हमें कॉमन मिलेगा। चेक करिए भाई, देखिए कौन सा है कॉमन भाई, आप सभी बताएंगे। ER देखिए इसमें भी है, ER इसमें भी है, यानी बार्क जिस तरह से कॉमन मिला था उसी प्रकार ER भी दोनों के कोड में कॉमन मिल गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है भाई? सी ऑप्शन, जो कि परफेक्ट आंसर है। तो दोस्त मेरे इस सवाल का सी ऑप्शन क्या हो रहे हैं? बिल्कुल राइट आंसर है। यहां तक किसी प्रकार का आपको डाउट? बिल्कुल नहीं। चलिए तो भाई लास्ट क्वेश्चन आज के इस क्लास का सॉल्व करिए। नंबरों का श्रृंखला दिया है, अगली संख्या क्या होगी? देखिए 89 92 98 107 119, अगली संख्या क्या होगी? 89 से 92 यानी +3, 92 से 98 +6, 98 से 107 यानी इसमें +9 किया है, 107 से 119 यानी इसमें +12, 3 6 9 12 यानी 3 3 का पेयर हो रहा है, यानी +15 में जोड़ना पड़ेगा 119 में, 119 में 15 जोड़ेंगे तो 134 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बी, तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बताइए आप सभी को किसी भी प्रश्न पे डाउट है? तो लगातार अपनी क्लासेस चल रही हैं दोस्त, सुबह 8:30 बजे और शाम में 7:30 बजे अच्छी तरीके से डेली क्लास आप सभी को करना है, बहुत ही अच्छी तरीके से करना है। एक भी दिन क्लास को आपको मिस नहीं करना है। समय बहुत नहीं है, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम से पहले हो रहे हैं सभी को हम करा रहे हैं आपके लिए। पूरे क्लास को आप कंप्लीट किया कीजिए भाई, आप बीच में क्लास को मत छोड़ा कीजिए, आपके एग्जाम के लिए हम करें, आपके अच्छे स्कोर के लिए करें भाई। ओके, तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते, मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट, आप लोग पढ़ाई करते रहिए और मेहनत करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, सभी क्वेश्चन का एनालिसिस भी करते रहिए और अपनी तैयारी को परखते रहिए। डेली जो हम क्लास में टारगेट देते हैं इसलिए देते हैं कि आप डेली का डेली अपनी तैयारी, अपने आकलन करते रहिए, क्या मेरा डेली स्कोर बढ़ रहा है कि वहीं पर आप अभी हैं। तो डेली एनालिसिस करिए, ठीक है। तो सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।